सबसे पहले वो खबर जो हर हिंदुस्तानी से जुड़ी हुई, जी हां, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा के नाम से पूरा हिंदुस्तान जिन्हें जानता था, उनका निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आर्मी अस्पताल में वे भर्ती थे। आरआर अस्पताल में डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे ने ट्वीट किया और ये जानकारी उन्होंने दी है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका निधन हुआ। आर्मी के आरआर अस्पताल में वे भर्ती थे और उनके निधन के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट जो किया गया उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रणब दा ने एक सच्चे सपूत की तरह, भारत माता की संत की तरह उन्होंने भारत माता की सेवा की। प्रधानमंत्री ने दुख जताया, गृह मंत्री ने दुख जताया उनके निधन पर, रक्षा मंत्री ने उनके निधन पर दुख जताया। कई सारे पदों पर आसीन रहे प्रणब दा का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा और लंबा राजनीतिक अनुभव रहा। जमीन से जुड़े हुए नेताओं में उनका नाम शुमार होता था और वो उनका राजनीतिक जो सफर था वो अलग अलग पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया। पहले इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया, फिर वो नरसिम्हा राव सरकार में भी मंत्री थे, विदेश मंत्री तब वे बनाए गए थे और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। और उसके बाद बतौर राष्ट्रपति 2012 से लेकर 2017 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। 2019 में आपको भारत रत्न उन्हें दिया गया और लोगों की प्रतिक्रियाएं, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं, हर कोई दुखी है, व्यथित है उनके जाने से और कह रहा है कि उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है, एक ऐसा रिक्त स्थान हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। उनकी विद्वता, राष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये भी पकड़ लेना, विषयों पर उनकी पकड़, उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके एक राजनेता बनाती थी। हम सब जानते हैं अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। आजादी के बाद से ही लगातार सरकारों में, केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने मां भारती की, जनता की अद्वितीय सेवा की है। माननीय प्रणब मुखर्जी के देहावसान की सूचना मिली, मन स्तब्ध है, दुखी है। मुखर्जी हमारे संपर्क में वित्त मंत्री के रूप में भी आए थे, राष्ट्रपति के रूप में भी, खासकर जब वो दतिया आए तब मेरा उनसे निकट का संपर्क भी आया। पहले तौलना फिर बोलना, ये उनकी विशेषता थी। जब भी बोलना सोच के बोलना, समझ के बोलना। लोकतंत्र को जो मजबूती आई पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, उसके एक अच्छे स्तंभ थे माननीय मुखर्जी जी।
उनका जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति की। वो एक स्तंभ थे। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि वह अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार वालों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न भी थे और एक ऐसे राजनेता थे जो अपनी बात को सही तरीके से कहते थे और सही बात के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते थे। और जहाँ पर उनको लगता था कि ये बात देश हित में है तो वो दलीय सीमाओं से भी बाहर निकल के उन्होंने कई बार निर्णय लिए हैं। मुझे सांसद के रूप में, जब वो भारत के वित्त मंत्री थे, तब मुझे सांसद के रूप में उनके साथ रहने का अवसर मिला और मैं देखता था पार्लियामेंट में कि वो दिन भर इतनी मेहनत करते थे। पूरे समय वो राज्यसभा, पार्लियामेंट और हर विषय पर उनकी बहुत तैयारी रहती थी। उनके मैं देखता था कि जेब में 10-10, 15-15 पेन वो अपने जेब में वो सूट पहनते थे, तो दोनों जेबों में पेन, तो दिन भर इस जेब से पेन निकाल के लिखना। उस प्रणब मुखर्जी साहब देश के बड़े प्रख्यात नेताओं में से रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही समर्पित और निष्कलंक रहा है और वो अपनी योग्यता के बल पर राष्ट्रपति पद की भूमिका तक पहुँचे। राष्ट्रपति के रूप में भी उनकी देश के लिए सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं और आज मुझे अभी मालूम पड़ा कि वो उनका निधन हो गया है। निश्चित रूप से हम सबके लिए यह दुख का विषय है और मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमने एक ऐसे नेता को आज खो दिया है जो इस देश के अंदर सर्वमान्य नेता के तौर पर उनकी पहचान थी और एक वरिष्ठ नेता को आज हमने देश से खो दिया है। मैं पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको उनके श्री चरणों में अपनी संवेदनाएं अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद की बात कर लेते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सीएम पहले सांगाखेड़ा गांव पहुंचे, बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित गांव छोटी बालाभेंट पहुंचे। उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को भी सुना गया। सीएम ने इस दौरान लोगों को पीने का पानी भी मुहैया कराया और साथ ही लोगों को पूरी मदद का आश्वासन भी दिया। शिवराज सिंह चौहान खुद फसल क्षति और जो बाढ़ से नुकसान हुए हैं उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। हम जानेंगे किस प्रकार सीएम सर ने समीक्षा की है और किस प्रकार सर दिल्ली छोड़ करके सर आप यहाँ आए हैं। आज मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से चर्चा की। आज उनके साथ 4:30 बजे मेरी भेंट का कार्यक्रम था। बाढ़ की स्थिति देखते हुए मुझे लगा कि इस समय प्रायोरिटी है गरीब किसान जनता, खेत, मकान, भोजन मिले, पानी मिले, इसकी चिंता करना। और कृपा करके माननीय नड्डा जी ने भी मुझे कहा कि राहत के काम आप देखिए, अभी दिल्ली की कोई ज़रूरत नहीं आने की।
और इसके पहले भोपाल में बारिश और बर्बादी पर मुख्यमंत्री ने बैठक की, जिसमें बाढ़ के बाद बने हालात पर मंथन हुआ। सीएम ने कहा है कि अब गांवों से पानी उतर रहा है, लेकिन बीमारियों का खतरा ज्यादा है, इसीलिए स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, पंचायत विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री भी मोर्चा संभालेंगे। मित्रों, वर्षा अब थम गई है और बाढ़ के पानी ने धीरे धीरे उतरना शुरू किया है, लेकिन अभी भी होशंगाबाद में खतरे के निशान के लगभग 8 फीट ऊपर नर्मदा जी का पानी बह रहा है। कई गांव अभी भी जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन सब जगह पहुंच चुका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई, उसके कारण गांधी सागर बांध के गेट भी खोले हुए हैं और चंबल संभाग में लोगों को सतर्क किया है। उससे बड़ी चुनौती अब है, जान तो बच गई, गांव से पानी उतर रहा है। सबसे बड़ी जरूरत है अब राहत की, क्योंकि अब जहां जहां पानी उतर रहा है वहां कीचड़, सामान सड़ गया है, फसलें खराब हुई हैं और इसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, मैंने कल भी बैठक की, आज भी मैं बैठक करके जा रहा हूं। एक तो बीमारियां डेंगू, हैजा, मलेरिया, डायरिया, विशेषकर डायरिया, शुद्ध पीने के पानी का अभाव है, हैंडपंप डूब गए, वाटर सप्लाई स्कीम सारी ठप हो गई, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं तो खराब हो गए, बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी। सबसे बड़ी चिंता है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की। अब मन में यही संकल्प है कि कैसे ढंग से पुनर्वास हो सके। ये राहत के काम कई दिन तक चलेंगे, तो अलग अलग अफसर लगे हैं, मंत्रियों की ड्यूटी भी मैं आज लौट के लगाऊंगा। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए गांव से कई लोगों को बचाया है। विशेषकर एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे थे और 264 के आसपास अलग अलग गांव से भाई बहन एयरलिफ्ट किए गए थे। सीहोर से खबर आपको बता रहे हैं, नसरुल्लागंज सीएम शिवराज पहुंचे हैं और यहां पर कई गांवों का दौरा उन्होंने किया है। बाढ़ पीड़ितों से लगातार उनकी मुलाकात हो रही है। बोट से नीलकंठ गांव भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और जायजा दरअसल ले रहे हैं। और प्रदेश में भारी बारिश के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बादलों के बीच हादसे का शिकार होते होते बचा। इससे पहले कोई अनहोनी होती हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स ने सूझबूझ दिखाते हुए सीएम शिवराज सिंह से हवाई सर्वे रोककर वापस एयरपोर्ट चलने को कहा। यह घटना 29 अगस्त की है, जब भोपाल समेत पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही थी। मीडिया से बात करते हुए खुद इस घटनाक्रम का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने दोनों पायलट आदर्श और संजीव श्रीवास्तव का शुक्रिया करते हुए पूरा घटनाक्रम भी सुना। मुख्यमंत्री की माने तो 29 अगस्त को जब ज्यादातर प्रदेश बाढ़ की चपेट में घिर गया था, तो उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला किया। बारिश के बीच ही सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर में उनके ओएसडी सत्येंद्र खरे और एक पर्सनल सिक्योरिटी जवान, एक न्यूज एजेंसी के कैमरामैन और जनसंपर्क के एक कर्मचारी साथ दौरे पर निकल गए थे। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर बारिश के बीच बादलों में पहुंचा तो मौसम और ज्यादा बिगड़ गया, जिससे कि हेलीकॉप्टर में बैठे स्टाफ के लोग थोड़ी देर के लिए घबरा गए। हालांकि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स ने सूझबूझ से काम लिया और बारिश के बादलों से हेलीकॉप्टर को बचाते हुए भोपाल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया। इसके लिए
शिवराज सिंह चौहान ने केवल अपने हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट को ही शुक्रिया नहीं कहा, बल्कि हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे ही एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर प्रदेश में बाढ़ आपदा के बचाव कार्य में लगे इंडियन एयरफोर्स के सभी 5 हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स और उनके ग्रुप कैप्टन को भी शुक्रिया कहा। इधर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सिवनी जिले में वैनगंगा नदी पर जो बाढ़ आई, उससे 2 महीने पहले जो एक पुल तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन होने के लिए तैयार हुआ था, वो उद्घाटन होने से पहले ही बह गया। 10 साल पुराना एक और पुल भी बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया। 10 ही साल हुए थे, कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। भीषण बाढ़ का पानी जब उतरा तो भयावह तस्वीर सामने आई। वैनगंगा नदी पर बने 2 बड़े पुल के बह जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार के सवाल खड़े हो रहे हैं। सिवनी में बाढ़ के कारण ध्वस्त हुआ एक पुल, जहां करीब 10 साल पहले भीमगढ़ में बना था। दूसरा पुल 2 महीने पहले सुनवारा गांव के नजदीक बनाया गया था। सुनवारा पुल का कुछ दिनों में उद्घाटन होना भी तय था, लेकिन बाढ़ ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। अब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही कि आपके कार्यकाल का काम है, हमारे कार्यकाल का नहीं, आपने नहीं देखा। कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। इस बीच मुख्यमंत्री ने इस मामले में तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई की बात भी कह दी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। एक जगह सिवनी में पुल टूटा है तो उसकी मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं तत्काल कि वर्षा में टूटा कैसे। 2 पुल हाँ, मैंने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं, दूसरे का मैं देख लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में अब तबादलों पर सियासी संग्राम होगा। दरअसल बीजेपी के जवाब में अब कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार में हुए तबादलों की जानकारी मांग ली है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ध्यानाकर्षण के जरिए ये जानकारी मांगेंगे। इसके पहले बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने कांग्रेस राज में हुए तबादलों की जानकारी मांगी थी। जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसका जवाब आएगा, लेकिन हमने भी जो 20 मार्च के बाद जब उनकी सरकार बनी 23 मार्च के बाद, मैं समझता हूँ कि इन 6 महीनों के अंदर, लगभग 6 महीनों के अंदर, कांग्रेस का जो पीरियड पूछा है सीतासरन जी शर्मा ने, उससे ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेंगे और ज़्यादा खर्चा मिलेगा आपको। और एक डिफरेंस है दोनों में, वो सामान्य समय था और ये 6 महीने कोविड-19 का समय था, जिसमें इन्होंने हेल्थ ऑफिसर्स के, डॉक्टर्स के, इनके भी ट्रांसफर पोस्टिंग और कर्मचारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग की। जबकि इस समय कर्मचारी चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो या कोई भी हो, ये वॉरियर थे, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट बताने का वक्त है। तो आपको बता दें कि आज 1532 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हो गई मध्य प्रदेश में। आज 1190 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट गए हैं और प्रदेश में अब तक कोरोना के 63,265 मामले हो चुके हैं। 1394 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। 48,000 से ज्यादा रिकवर भी हो चुके हैं। और एक्टिव मामलों की बात की जाए तो ये हैं 13,914 एक्टिव मामले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। सीधी के चुरहट से बीजेपी के विधायक शरदेंदु तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और इधर अनलॉक की प्रोसेस भी चल रही है कोरोना को लेकर। तो अनलॉक 4 जो है, इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। रविवार का लॉकडाउन जो है वो खत्म कर दिया गया। 100% क्षमता के साथ कारखाने खुल सकेंगे। 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियां भी हो सकेंगी। 100 लोगों के साथ रैलियां आयोजित करने को मंजूरी मिलेगी।
9वीं से 12वीं तक के स्कूल के बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। सिनेमा हॉल फिलहाल बंद ही रहेंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई, क्या गाइडलाइन? जो लॉकडाउन था रविवार का, वो समाप्त कर दिया गया है। अब 21 तारीख से स्कूल जो 9वीं से 12वीं के हैं उसमें परामर्श लेने के लिए विद्यार्थी 21 तारीख के बाद जा सकेंगे। जो एयर थिएटर हैं, खुले में सिनेमा घर हैं, वो भी प्रारंभ होंगे। जो बंद सिनेमा हॉल हैं वो अभी 30 तारीख तक, स्विमिंग पूल हैं वो बंद रहेंगे। बाकी पूर्व की तरह सूचनाएं लागू रहेंगी। जो सभाएं हैं उनको लेकर कुछ किया गया? 100 तक की अभी अनुमति आई है। 21 तारीख से 100 लोगों तक वो सभाएं और मीटिंग कर सकते हैं। तो ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या रहेंगी। जो रविवार का लॉकडाउन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो राजनीतिक सभाएं हैं वो 21 सितंबर के बाद हो सकेंगी, लेकिन उनकी जो संख्या है वो 100 तक सीमित रहेगी। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। जेईई की परीक्षा कल से शुरू होने वाली है। 6 सितंबर तक ये परीक्षा होगी। ऑनलाइन ये परीक्षा हो रही है और प्रदेश भर में 43,396 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। मास्क पहनकर परीक्षा देनी होगी, यह अनिवार्य कर दिया गया। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही इसका आयोजन किया जा रहा है। जो जहां पर परीक्षाएं होंगी वहां इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। परीक्षा के बाद एग्जाम सेंटर को सैनिटाइज भी किया जाएगा और छात्रों को सैनिटाइजर और पानी की बोतल ले जाने की अनुमति इस बार दी गई है। साथ ही में टेम्परेचर भी पहले चेक किया जाएगा और अगर टेम्परेचर होता भी है और एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से आइसोलेशन हॉल बना दिया गया है। वहां पर ऐसे छात्र परीक्षा दे पाएंगे। और बात रीवा की कर लेते हैं, जहां पर मुकुंदपुर में 164 दिनों के बाद टाइगर सफारी आज से खुल गया, जिससे कि पर्यटकों में खासा उत्साह देखा गया। यहां पर सफेद टाइगर की दीदार करने के लिए दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। यहां पर सरकार की गाइडलाइंस के तहत लोगों को टाइगर सफारी में एंट्री दी जाए। रहेगा ये समर में भी लो कम हो जाएगा, लेकिन चलता रहेगा ये साउंड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।